नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के जो टीआरई 2 में पूछा गया था 40 क्वेश्चन टीजीटी के, उन सभी क्वेश्चन को करेंगे और यह ओरिजिनल पेपर ही है और हम इस पेपर को प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे 40 क्वेश्चन को, जिससे हमें पता चलेगा कि वे सभी 40 क्वेश्चन, अगर हम इन सभी 40 क्वेश्चन को करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है और क्या हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सब क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। जैसा यह 40 नंबर का क्वेश्चन है वैसे ही आगे भी आने वाला जो बीपीएससी टीआरई 4 है, जो टीआरई 4 जो आएगी उसमें भी इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए हम पहले आज क्वेश्चन देखते हैं और हम अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया हुआ है कि जिम्बाब्वे हो गया एक विकल्प। देखिए विकल्प ए हो गया जिम्बाब्वे, बेल्जियम, फिजी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? जिम्बाब्वे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जिम्बाब्वे को 1980 ईस्वी में श्वेत अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। कब मिली थी इसको? 1980 ईस्वी में। यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एनसीईआरटी का ही उठाकर प्रश्न भी दिया गया है। मैंने एक क्लास लिया हुआ है, करीब 1 घंटा का है। उस क्लास में इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ इस एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट भी लगे हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जिम्बाब्वे हो गया। श्रीलंका भी दिया है एनसीईआरटी में कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी 1948 ईस्वी में। अगर चीन को पूछे तो चीन को कब मिली थी? तो चीन को मिली थी 1949 ईस्वी में। यह 3-4 जो देश के स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है उनके बारे में हमें याद रखना है। मैक्सिको को कब मिली थी? मैक्सिको को मिली थी 1930 ईस्वी में। यह भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। अब हम देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो देखिए यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, यह वैध तर्क है और यह एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है तो यह भी वैध तर्क है और इससे देरी होती है, यानी प्रजातंत्र में कोई भी फैसला लेने में समय लगता है, देरी होती है, यह भी वैध तर्क है। लेकिन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वैध तर्क नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ये जो तीनों विकल्प दिए हैं ये सभी वैध तर्क हैं और सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा देश है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? विकल्प ए एस्टोनिया और विकल्प बी फिजी या विकल्प सी हो गया सऊदी अरब। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एस्टोनिया जो देश है यह भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन नहीं करता है और फिजी भी नहीं करता है और सऊदी अरब भी नहीं करता है। और सऊदी अरब 2015 के बाद सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और अगर पूछा जाए कि किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो 1893 ईस्वी में सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने अपने देश में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था। किस देश ने? तो न्यूजीलैंड ने। और अगर पूछ दे अमेरिका के बारे में तो अमेरिका ने दिया था 1920 ईस्वी में अपने देश के महिलाओं को मत देने का अधिकार। और 1928 में इंग्लैंड ने दिया था अपने देश के महिलाओं को मतदान का अधिकार। 1928 में कौन दिया था? इंग्लैंड। और 1920 में कौन दिया था? तो अमेरिका दिया था 1920 ईस्वी में अपने देश में महिलाओं को मत देने का अधिकार। और क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? तो एस्टोनिया भी नहीं करता, फिजी भी नहीं करता और सऊदी अरब भी नहीं करता। यह एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया हुआ है, इन तीनों देश के बारे में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यह ओरिजिनल पेपर हम कर रहे हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। फिर ए जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे।
और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, तो यह स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका पेश करते हैं और यही उद्देशिका 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। तो हमें यह सब याद रखना है जिससे हम 40 में से अधिक क्वेश्चन नंबर मतलब अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। किसकी व्यवस्था की है? प्रजातांत्रिक गणराज्य किसको बोलेंगे? देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, अगर उस पद पर जो व्यक्ति उस पद पर बैठता है, अगर वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया होता है तो वह देश होता है गणराज्य हो जाएगा। लेकिन अगर किसी देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस पद पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्ति न बैठे तो वह देश गणराज्य नहीं होगा। जैसे भारत गणराज्य है कि नहीं? तो भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा पद है, संवैधानिक पद राष्ट्रपति का, उस पद पर निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। यानी जो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, उस पद पर जो बैठेगा वो उसका क्या हुआ रहेगा? उसका निर्वाचन हुआ रहेगा। देखिए जैसे इंग्लैंड में क्या है कि जो देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, वहां पर राजा या रानी का वंश चलता है। इसलिए अगर इंग्लैंड के बारे में पूछा जाए, ब्रिटेन के बारे में, तो वह एक प्रजातांत्रिक गणराज्य नहीं है। लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन वह गणराज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है शक्तियों का विभाजन। विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही। यह भी एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया हुआ है, सब एनसीईआरटी में ही दिए हुआ है, इसलिए मैं यह पेपर करवा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी हम पढ़ेंगे वह सब एनसीईआरटी से उठाकर पढ़ेंगे। और हमें 6 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी आर्टिकल ये सब ज्यादा नहीं पूछना, इसलिए आर्टिकल भी हम याद करेंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह। और हम क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी पॉलिटी तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, उसको एकदम अच्छे से पढ़ना ही होगा। लेकिन शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब उच्च सरकार जो है अपनी शक्तियों को लेकर अपने निचले स्तर के सरकार को दे देती है तो उसको शक्तियों का विकेंद्रीकरण बोल देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 9th में। यह एक संवैधानिक निकाय है तो यह भी सही है। 1993 में स्थापित हुआ, यह भी सही है। जब 2 विकल्प सही हो जाता है तो आपका आंसर हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और यह बहुसदस्यीय निकाय है तो यह भी आंसर आपका क्या हो गया? सही है। और उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक उपचारों के अधिकार तो किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को क्या बोला था? हमारे संविधान का हृदय और आत्मा। और आर्टिकल 32 के तहत हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 में बोला गया है कि अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं हम? सीधे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल के 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी करेगी आपके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए? तो 5 रिट जारी करती है। लेकिन अगर हमें अपने मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए यानी मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए अगर हमें हाई कोर्ट जाना होगा तो हम किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जो हाई कोर्ट है वह रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति प्रदान है। सुप्रीम कोर्ट केवल 5 रिट जाहिर कर सकती है, यानी केवल 5 रिट दायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट 5 रिट भी जाहिर कर सकती है। और इसके अलावा भी अन्य बातों पर भी रिट क्या कर सकती है? दायर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमने बताया था एनसीईआरटी में दिया हुआ था, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? 1949 में नहीं, 1949 में कौन सा देश आया था? चीन
चीन को स्वतंत्रता मिली थी। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1948 में श्रीलंका को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और आंसर होना क्या चाहिए? 1948। 1948 में श्रीलंका को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? उस ग्राम के, उस गांव के वे सभी सदस्य जिनका उस गांव के मतदान, जो वोटर लिस्ट होता है, यानी जो मतदान करने का लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट, उसमें अगर उस नाम है तो वे उस ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। मतलब मान लो किसी गांव, मान लीजिए किसी गांव का नाम है ए, और इस ए गांव में जितने लोग का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा वे सभी इस ग्राम सभा के क्या हो जाएंगे? सदस्य। और वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। यानी ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। और देखिए शुरुआत में कितने वर्ष था? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु थी 21 वर्ष। मतलब वोटर लिस्ट में वोट देने का अधिकार कब होता था? 21 वर्ष पर। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ और फिर बदलकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में हुआ था। यह सब हमें याद रखना है। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। यह ओरिजिनल क्वेश्चन है किसका? जो बीपीएससी टीआरई 2 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, यह सब हमें याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? अगर कौन सा संविधान संशोधन होता तो 106वां संविधान संशोधन हो जाता। लेकिन इसमें संविधान संशोधन भी लिया, अधिनियम बोला रहे, तो वह कौन सा संविधान संशोधन एक्ट था? तो 128वां था। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। यह जो है वर्तमान में करंट अफेयर्स का पूछ दिया गया है, पॉलिटी से संबंधित। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह भी दिया गया है। इसमें एनसीईआरटी में यह नहीं लिखा हुआ है कि किस वर्ष लागू किया गया था, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सरकार जो है, निर्वाचन आयोग, उन्होंने फोटो, जो निर्वाचन मतलब चुनाव में मत देने जाने के लिए आपको फोटो यानी निर्वाचन फोटो पहचान पत्र साथ में रखना आवश्यक है। और यह लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1993 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1993। विकल्प में 1993 नहीं दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, तो यह तो सही है। जो संघ 7वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन? 7वीं अनुसूची में। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? लगभग 100। और राज्य सूची में लगभग 61 और समवर्ती सूची में लगभग 52 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। इन सब पर कानून, संघ सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि एनसीईआरटी में भी और संविधान में भी दिया हुआ है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाते हैं और दोनों का कानून परस्पर विरोध करता है, तो उस समय केंद्र सरकार जो कानून बनाया रहेगा वही मान्य होगा। तो यह तो सही है, इसके पास अधिक शक्तियां है और इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां, यह भी सही है। जैसे नागरिकता संबंधी, मुद्रा संबंधी, विदेशी मामले और जनगणना संबंधी, यह सब काम किसके अंदर आता है? तो संघ सूची के पास। इसके पास अवशेष शक्तियां हैं, तो यह भी सही है। जो भी 100
संघ सूची 61, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं लगभग। और इन तीनों के अलावा जितने भी अन्य विषय नए आ जाए हैं वे सब अवशेष शक्तियां होती हैं, और वे सब शक्तियां किसके पास रहती हैं? तो संघ के पास रहती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यह सब जितना कुछ बता रहा हूं मैं वह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय यानी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना हुई थी। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन इसमें अन्य मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी का भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्थापना कब हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अन्य कई पार्टियों की स्थापना भी दिया हुआ है। जैसे आप मान लीजिए टीएमसी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी जो अभी बंगाल में चुनाव हार गई टीएमसी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। और उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की मान लीजिए अगर पूछ दिया बहुजन समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1983 नहीं 1984 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 ईस्वी में स्वर्गीय काशीराम के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? तो स्वर्गीय काशीराम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी बहुजन समाज पार्टी की। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर और देखिए, टीएमसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 ईस्वी में। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुजन समाजवादी देखिए, और भी हम बताते हैं कि कौन कौन सा दिया है। एनसीईआरटी में दिया हुआ टीएमसी यानी तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में, स्वर्गीय काशीराम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 ईस्वी में। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में। यह सब भी हमें याद रखना है। एक पूछ दिया इस एग्जाम में टीआरई 2 में कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। आगे क्या पता पूछ सकता है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। हमें सब याद रखना है, कहीं से भी पूछ सकता है। और जो भी पूछ रहा है वह एनसीईआरटी से ही लगभग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जाति है। यह क्लास 10 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक चैप्टर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाति। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा एवं राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा एवं राज्यसभा यह भी नहीं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यह तीनों शामिल होते हैं भारतीय संसद में। विकल्प सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग है। और संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। कौन कौन से सदन है संसद के? तो ये हो गया लोकसभा, आपका लोकसभा हो गया। और कौन सा एक सदन हो गया? एक सदन हो गया आपका राज्यसभा। और अंग पूछा जाए तो राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। अंग पूछा जाए तो कितने अंग हो जाते हैं? संसद के 3 अंग हो जाते हैं। कौन कौन? एक हो गया आपका लोकसभा, और एक हो गया आपका राज्यसभा, और एक हो गया आपका राष्ट्रपति। ये क्या हो गया आपका? राष्ट्रपति। और लोकसभा किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में दिया हुआ है। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में। और बोला जाए अगर संसद, तो संसद के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 79 में। और अगर बोला जाए राष्ट्रपति,
तो राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 52 में। यह सब भी हमें पता रहना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, लगभग 17 क्वेश्चन देख लिए और हमने देखा कि सभी एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। इसमें ज्यादा आर्टिकल या संविधान के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एनसीईआरटी ही मैक्सिमम नंबर हमें एनसीईआरटी ही दिलाता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक। यह तो गलत है और निश्चित भी नहीं होता, रहना चाहिए। इसका आंसर क्या माना था? जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी जब तक उसे लोकसभा में बहुमत है तब तक वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना रह सकता है। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो इसमें आर्टिकल 324, 289 या 329। तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। देखिए केवल एक ही आर्टिकल पूछा अभी तक आपका 18-19 क्वेश्चन में एक आर्टिकल पूछा। आर्टिकल पढ़ना जरूरी है, पर जो महत्वपूर्ण है केवल वही, पूरा आर्टिकल हमें रखना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को पूरी तरह से रखना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? कितना? 40 से अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक कहां पर है? तो सबसे अधिक है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीट हैं? तो 80। और उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं? तो 48। फिर उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? तो पश्चिम बंगाल में है 42 लोकसभा के सीट। और उसके बाद आता है आपका बिहार। बिहार में कितने लोकसभा के सीट है? तो बिहार में है 40। और उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा के कितने सीट है? तो तमिलनाडु में लोकसभा के 39 सीट। यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्या दिया है? 40 से अधिक, 40 नहीं 40 से अधिक। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में ठीक है, लेकिन बिहार में तो 40 है। देना कितना है? 40 से अधिक। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सभी राज्यों का नाम और वहां पर कितने लोकसभा के सीट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किस वर्ष किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जो ग्राम पंचायत है वह ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? ग्राम सभा के प्रति। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कक्षा 8 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम सभा। विकल्प ग्राम सभा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, न्यायाधीश एम पूंछी आयोग का संबंध किससे है? तो न्यायाधीश एम पूंछी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है लिखित संविधान, कठोर संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो संघीय व्यवस्था में तीनों आवश्यक है। तो विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। भारत में मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री भी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। कितने विषय शामिल है 11वीं अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। कब 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपका? संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में। और इसके अनुसार 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कुल 29 विषय शामिल है। विकल्प ये आपका राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ और 11वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, यानी ग्रामीण स्वशासन से। और फिर 74वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अनुसार 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय है, नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित है। कितने विषय है? 18 विषय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है?
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 1993 में, यह भी पूछा था, ऊपर दिया हुआ है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कौन थे अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। या करंट अफेयर से पूछ दिया है तो ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और लोग क्या करते हैं कि कहीं से लक्ष्मीकांत, लुसेंट वगैरह वगैरह पढ़ के अच्छे से विद्वान बन के जाते हैं और पूछ देता है एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़े नहीं रहते और उनका मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आपका 2-4 भी क्वेश्चन गलत हो गया आता होगा, तो आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो जाते हो। देखिए, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, तीनों के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो जब विधायिका का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, मतलब विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है लोकसभा का, और 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ और लोकसभा भंग हो गई और उसके 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही चुनाव हो गया, तो उसको बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव। विकल्प ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही पूछा है। उपचुनाव किसको बोलते हैं, तो उपचुनाव बोलते हैं कि जब लोकसभा का मान लीजिए चुनाव हो गया, 543 सदस्यों का चुनाव हो गया और उसके बाद किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी एक विधायक ने इस्तीफा या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका निर्वाचन क्षेत्र खाली हो जाता है और केवल उसके निर्वाचन क्षेत्र में अगर चुनाव होगा तो उसको उपचुनाव बोलेंगे। और विधायिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 5 वर्ष बाद लोकसभा और विधानसभा जो भी हो उसको भंग कर दिया जाता है। और उसको भंग करने के बाद 5 वर्ष बाद फिर जो चुनाव होता है कार्यकाल समाप्त होने के बाद, उसको आम चुनाव बोलते हैं। यह सब कहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है, क्यों, क्योंकि यह अधिक उत्तरदायी है, तो यह तो सही है। यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, यह भी सही है। यह सब कहां दिया, यह सब पूरा का पूरा लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एकदम क्लियर, और एनसीईआरटी में क्लास 9th में। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं और हम कहीं से भी उठा के पढ़ लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि इस बार फिर हम बेरोजगार रह गए। तो अच्छे से मेहनत करिए, एनसीईआरटी जितना हो सके उतना पढ़िए, लुसेंट भी पढ़िए, लेकिन आपका सबसे ज्यादा केंद्र में आपको एनसीईआरटी ही रखना होगा। और उसके बाद यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, तो यह भी सही है, यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर हो गया। और यह सब एनसीईआरटी में एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, पूरा लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मंडल आयोग के बारे में भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा। देखिए, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या लिखा है असत्य। तो इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी, यह कथन एकदम सत्य है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी, तो यह भी सत्य है। और मंडल आयोग का गठन होता है 1979 में मंडल आयोग का गठन होता है और इसकी बीपी मंडल इसके अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इसको मंडल आयोग बोला जाता है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 ईस्वी में दिया था और 1980 में दिया था और इनके रिपोर्ट में एक बात मेंशन की गई थी कि जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग, उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। तो इसका बहुत विरोध होता है और इस फैसले के प्रति कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और उसके बाद इंदिरा साहनी का जो मामला होता है 1992 ईस्वी में, कोर्ट ने अपना कोर्ट 1992 ईस्वी में इस पे फैसला सुनाती है। और जो विश्वनाथ प्रकाश सिंह यानी वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया था। कब 1992 में, अरे 1990 ईस्वी में इन्होंने वीपी सिंह, कौन प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू कर दिया 1990 ईस्वी में। यह भी सही है। रिपोर्ट 1980 ईस्वी में देते हैं मंडल आयोग, यह भी सही है। और इसके अध्यक्ष वीपी मंडल ने किया था और इसका गठन होता है 1979 ईस्वी में। और उसके बाद 1992 ईस्वी में जो केस आता है, 1992 ईस्वी में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। और इस मामले को किस नाम से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है, कौन सा केस होता है, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो मामला है 1982 ईस्वी में कोर्ट ने फैसला सुनाता है कि मंडल आयोग का जो सिफारिश है उसको वह सही है और यह लागू होना चाहिए। और इसमें कुछ सुधार के लिए
सुप्रीम कोर्ट सुधार के लिए सुझाव देती है और उसके बाद यह मामला क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो तीनों सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह पूरा का पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है मंडल आयोग के बारे में, एकदम क्लियर। इसलिए बोलता हूं मैं, एनसीईआरटी छोड़ और कहीं गए तो आप सिलेक्शन से भी बहुत दूर चले जाएंगे। और देखिए यह भी दिया हुआ है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त निकाय है, यह तो सही है। एक संवैधानिक निकाय है, यह भी सही है। इसकी स्थापना कब, 25 जनवरी 1950 को स्थापित होता है, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए हमने 32 क्वेश्चन देखा, आप ही बताइए 32 क्वेश्चन में से कितने आर्टिकल पूछे गए थे। ज्यादा आर्टिकल पूछे जाते हैं, बहुत कम। और जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो सब पूछे जाते हैं और अनुसूचियों के बारे में भी पूछे जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही उठा के देता है। मंडल आयोग के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उप चुनाव, मध्य अवधि चुनाव, आम चुनाव, इस सब के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम क्यों इधर उधर से पढ़ाई करें। मेरा अनुभव है, मैंने पढ़ाई किया एनसीईआरटी अच्छे से और मैंने एग्जाम दिया और रैंक ठीक ठाक रैंक आया, 140 रैंक भी आया मेरा। और आपसे मेरा 8 नंबर बेसी भी था, मतलब मेल कट यूआर मेल कट ऑफ से 8 नंबर ज्यादा था मेरा और फीमेल कट ऑफ से मेरा 14 नंबर के लगभग ज्यादा था। और उसके बाद जिस जिले में मुझे नौकरी चाहिए थी उस जिले में, उस ब्लॉक में मुझे नौकरी भी मिल गई और बेरोजगारी भी दूर हो गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एहसास किया है बेरोजगारी वाला जीवन कितना मुश्किल होता है। कितने लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि अभी तक क्या हुआ, अभी क्या कर रहे हो, अभी कहीं पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लोगों को शक होता है कि यह कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब कोई भी जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, लड़के या लड़कियां, उनको अगल बगल वालों को इतना पक्का विश्वास रहता है कि कहाँ नौकरी मिलने वाली है, कहाँ से सफल होगा। इतना आसान थोड़ी है नौकरी मिलना। लेकिन अगर हम सही सोर्स को अपनाएं और सही जगह से तैयारी करें तो नौकरी लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करना होगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो नौकरी हमसे बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी के नेगेटिव बातों पर ध्यान न देकर केवल आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई आपका जीवन भर साथ रहेगी। दोस्त यार लोग एक बार साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो आप पढ़े रहेंगे वह आपका जीवन भर साथ देगा और आपके ऊपर से बेरोजगारी का कलंक भी हटा देगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी। तो मौलिक रूप से जब संविधान बना तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कितने, विकल्प भी क्या हो जाएगा सही। लेकिन जब 42वां कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 ईस्वी में, तो इसमें एक मौलिक अधिकार कौन सा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार और इसको हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया। यह सब हमें याद रहना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है, जनमत जुटाना सही है और नीति विकल्प प्रदान करना यह भी सही है। जब 2 सही हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से 1 से अधिक, विकल्प डी क्या हो जाएगा सही। हम पेपर देते हैं तो हमें अगर कोई एक विकल्प सही मिल जाता है तो हम उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। पर इसमें जो विकल्प डी दिया रहता है उपयुक्त में से 1 से अधिक, यह सबसे उलझाने वाला विकल्प रहता है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही 4, 5, 6, 7 ऐसे मिल जाते हैं जिसमें विकल्प डी सही होता है और हम केवल एक ही विकल्प पढ़कर आंसर मारकर बोलते हैं कि हमारा तो सही हो गया। फिर बाद में जब विकल्प डी आंसर आता है तो हमें बहुत अफसोस होता है। इसलिए पेपर हमेशा सोच समझ के अच्छे से देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत का राजधर्म क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 एनसीईआरटी में दिया हुआ है या सब क्लियर एकदम। भारत का राजधर्म, तो भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। कौन सा, प्रस्तावना में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, या बोले तो धर्म निरपेक्ष राज्य है। यानी भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, यानी भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए,
संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो प्राप्त है, संघ और समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, देश के किसी भी भाग में निवास करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी तीनों स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 37 कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो देखिए यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एकदम क्लियर दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1971 ईस्वी में। किसकी नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह नारा दिया गया था। और 1977 में जयप्रकाश नारायण यानी जनता दल ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ का नारा। कौन सा? लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था एनसीईआरटी में। और यह भी पूछा जा चुका है कि जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा कब दिया था? तो 1977 में। और गरीबी हटाओ कांग्रेस पार्टी ने नारा कब दिया था? तो 1971 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके नेतृत्व में दिया गया था जनता दल द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। यह सब हमें याद रखना है। और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। यह सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। विकल्प सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? तो वह भी भारत का राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन 39 आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया? तो हमने बताया था किसने किया था? न्यूजीलैंड ने। कब किया था? 1893 ईस्वी में। और इंग्लैंड ने 1928 ईस्वी में। और अमेरिका ने कब किया था? तो 1920 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और लास्ट क्वेश्चन है एकदम, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इंडियन नेशनल लोक दल भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। और हरियाणा विकास पार्टी भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल था, लेकिन इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। तो अगर इसमें से तीनों में से हमें आंसर मानना होगा तो हम मारेंगे हरियाणा विकास पार्टी, क्योंकि इसका अभी कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया गया। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यह सब भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरी तरह से। तो आपने 40 क्वेश्चन देखा और 40 क्वेश्चन हमने क्या देखा? 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 2 और कौन सा पेपर है? टीजीटी का पेपर है। तो आपको पता चला होगा। देखिए कितने आर्टिकल पूछे गए थे, ज्यादा नहीं, 2-3 आर्टिकल पूछे गए होंगे। और संविधान संशोधन भी 1-2 पूछा गया था। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सब कहाँ दिए हुए हैं? सब के सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा और आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा हमें संविधान के बारे में आर्टिकल रटना है या एनसीईआरटी पढ़ना है, आप इस ओरिजिनल पेपर को देखकर अच्छे से समझ गए होंगे। और हम जो एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी पॉलिटी के क्वेश्चन को करा रहे हैं हम अपने YouTube चैनल पर। और मानता हूं कि ज्यादा व्यू नहीं आते, ज्यादा लोग देखते नहीं, पर मैं वही बताने की कोशिश करता हूं जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ हो और उन्हें पता चले कि कहां से पढ़ना है। मैं यह नहीं कहता कि आप चैनल पर आकर मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि आप अगर सच में तैयारी कर रहे हैं और आपको नौकरी पानी है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक उठाइए ओरिजिनल और खुद से तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से तैयारी कीजिए, खुद से पढ़िए एनसीईआरटी और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट्स बनाकर लिखिए। और आपका फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप फिर मुझे बताइएगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। वैकेंसी आएगी जरूर, आज नहीं नो तो कोई वैकेंसी तो देना ही देना है और वैकेंसी दे भी देगी। अगर हम अच्छे से तैयारी नहीं किए रहेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर हम अगली वैकेंसी का इंतजार करेंगे। ऐसे हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको बताने का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करके आगे पढ़ाई कीजिए और आप अपनी बेरोजगारी को दूर करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, आप अपने पैरों पर खड़े हुइए। धन्यवाद।